एटॉमिक मॉडल हमें पढ़ना है। तो इसमें देखा जाए हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर एटम के स्ट्रक्चर में क्या था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो इलेक्ट्रॉन। गया। हाँ। ठीक है। अब इसके बाद देखिए एटॉमिक मॉडल हो गया, यानी कि देखा जाए जो ऊपर का ऑब्जर्वेशन था इससे क्लियर हो गया कि एटम क्या है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि मोर देन वन प्रॉपर्टी से मिला हुआ है। यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, कंसिस्ट ऑफ, इट इज कंसिस्ट ऑफ क्या, बताइए, सेवरल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। सब एटॉमिक, सेवरल सब एटॉमिक क्या, पार्टिकल, पार्टिकल एंड सम मॉडल वेयर प्रपोज, मतलब किस तरह से ये हैं, मतलब कि तो यहाँ पे सम मॉडल में सबसे पहला मॉडल कौन आया कि थॉमसन ने दिया था इलेक्ट्रॉन को, हाँ। सबसे तो थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल है ना, हाँ। बचपन से हम लोग पढ़ते हैं थॉमसन मॉडल, वाटरमिलन मॉडल कह सकते हैं, या पम्पकिन मॉडल बोल सकते हैं, पॉडलिंग मॉडल बोला जाता है। बहुत पुराना मॉडल है, 1898 का है। अगर देखा जाए इस मॉडल के अनुसार एकदम सिंपल वाली बात कहा, यानी कि अकॉर्डिंग टू इट्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू इट्स मॉडल एंड एटम इज स्फेरिकल होगा। इन्होंने बोला एटम क्या है, स्फेरिकल, जैसे हम लोग बार बार बताते हैं। इन विच पॉजिटिव चार्ज, इन्होंने बताया पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इज डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एंड निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज क्या बताया, जैसे मतलब तरबूज में या वाटरमेलन में क्या होता है, बीज होता है, तो बीज। बीज को निगेटिव बताया, जो हम लोग खाते हैं उसको क्या बताया इन्होंने, पॉजिटिव है। चार्ज इज एम्बेडेड, एम्बेडेड जस्ट लाइक सीड, यानी कि कह सकते हैं इन वाटरमेलन, वाटरमेलन में जैसा सीड होता है। और कह सकते हैं प्लम इन पडिंग, इसीलिए पम्पडलिंग मॉडल भी बोला जाता है। जैसे ये लिखने से अच्छा हम लोग फिगर ऐसे बना लेते, ज्यादा सही रहता, इलेक्ट्रॉन बहुत ठीक हो गया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। 7 पे ही सही था। तो ये क्या हो गया, ये जो निगेटिव निगेटिव ऐसे बना दिए, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इन्होंने बताया। इलेक्ट्रॉन। और बीच में जो पार्ट है वो क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन। ये वाला पार्ट क्या है, इन्होंने सब क्या है, इलेक्ट्रॉन बताया। और ये जो है ये प्रोटॉन है। तो इन्होंने इस सब की बात की, यानी कि एडवांटेज क्या था, एक तरह से इन्होंने एक्सप्लेन कर लिया कि न्यूट्रलिटी है, यानी कि एटम न्यूट्रल होता है ना, तो उसका हाँ। एडवांटेज क्या हो गया इस थियरी में। इनको ये टारगेट था इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन होना चाहिए, तो इन्होंने एक तरह से एडवांटेज देखा जाए, एडवांटेज इस थ्योरी का बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इन्होंने ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट एक्सप्लेन न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम क्या एक्सप्लेन कर लिया। दूसरा देखा डिसएडवांटेज, या हाँ,
या मतलब डिसएडवांटेज कह सकते हैं, या कह सकते हैं डिसएडवांटेज से ज्यादा अच्छा वर्ड है ड्रॉबैक। ड्रॉबैक। ड्रॉबैक इस थ्योरी का क्या था? तो ड्रॉबैक क्या था, इन्होंने कोई स्टेबिलिटी की बात नहीं किया। नहीं, इट कुड नॉट एक्सप्लेन जैसे मतलब एक तरह से स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। जैसे अगला थियरी यही आएगा। दूसरा कह सकते हैं इट कुड नॉट एक्सप्लेन एच स्पेक्ट्रम, एक्सप्लेन एच हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। दूसरा, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इस सब के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बता पाया, मतलब इस सब के जो एक्सप्लेन हो नहीं किया। रहा था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, डिसएडवांटेज है। दूसरा थियरी आता है, दूसरा मॉडल कह सकते हैं रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने तो कर दिया था साबित ना, रिसर्च करके। हाँ, इन्होंने बता दिया इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्रोटॉन के बाहर होता है, मतलब एक सेंट्रलाइज होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। मतलब एक तरह से जो हम लोग पॉजिटिव चार्ज बीच में दिखाते हैं, और रदरफोर्ड के द्वारा बताया गया था अल्फा एक्सपेरिमेंट के द्वारा। अल्फा लेकिन पार्टिकल। इनका भी बहुत सारा ड्रॉबैक है, अभी हम बताएंगे ये भी। इस पूरे चैप्टर में तो यही पढ़ना ही मॉडल। तो यहाँ पे रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट जो बोलते हैं, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है, तो इसे थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं। इसमें देखा जाए रदरफोर्ड ने क्या किया, एक इस तरह से कह सकते हैं अरेंजमेंट आपके बुक में बना रहता है, आप कोई भी बुक खोलेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। हम्म ये हम बॉक्स बना रहे हैं, इस बॉक्स में क्या रखा है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा है। यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा, एक्टिव सब्सटेंस ये रखा। और इसको हम लोग आगे कह सकते हैं यहाँ पे कूल करने के लिए भी लगा देते हैं, कोल मतलब कोलिनेटर लगा देते हैं बीच में, या ऐसे आगे आते हैं तो एक गोल्ड फॉइल लगा देते हैं। मतलब बहुत सी पतली सी क्या है गोल्ड फॉइल ऐसे रख देते हैं, जिसे हम लोग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, पतली। और इससे पास होता है, तो यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से जो एकदम बीचों बीच पास होगा तो ये वापस बाकी क्या होगा ऐसे। अब इसमें देखा जाए ये दिखता कैसे है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं टेस्ट में दिया था क्वेश्चन। फिजिक्स में ठीक है, आया इस था। तरह से। अभी हमने टेस्ट में टेस्ट दिया था ना, हाँ उसमें भी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें भी क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो ये जेडएनएस का होता है, जिंक सल्फेट का, और ये गोल्ड फाइल है। ठीक है, और ये इस तरह से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो ये यानी कि यहाँ पे कोई भी ठंडा करने वाला चीज हम लगा देते हैं, रेफ्रिजरेटर टाइप का, कूलिनर बोला जाता है। तो ये पूरा अरेंजमेंट हो गया, और कुछ नहीं, इससे हमें कोई काम नहीं है, बस बता दिए इसे। आगे चलिए, इसमें रदरफोर्ड क्या क्या बम्बार्ड कर रहे हैं यहाँ पे। रदरफोर्ड किसका बम्बार्ड कर रहे हैं, गोल्ड फॉइल पे अल्फा रे का।
अल्फा पार्टिकल। रदरफोर्ड bombarded gold foil with अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल मतलब वो हीलियम होगा। इलेक्ट्रॉन। हीलियम को ही अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। ठीक है। और एंड ही ऑब्जर्व द ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ ऑफ हाँ। अल्फा पार्टिकल यूजिंग डिटेक्टर। डिटेक्टर यूज करके उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब ऑब्जर्व क्या किया? अब ऑब्जर्व वाले पॉइंट पे आते हैं। ऑब्जर्वेशन इनका क्या था? और यही हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इनके थियरी के मॉडल के रिस्पेक्ट है। यानी कि कह सकते हैं पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो गया? पास हो जा रहे हैं स्ट्रेट। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट। स्ट्रेट इट मीन्स मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम क्या है? एम्प्टी। इसका मीनिंग भी बताते जा रहे हैं। इसके माने मतलब मैक्सिमम पार्ट क्या होगा? एम्प्टी होगा, मतलब अल्फा वहां पे नहीं होगा, यानी कि पॉजिटिव नहीं होगा। इट मीन मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। अब देखिए ये सब हम इसलिए लिख रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है इसमें, तो ये सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए लिख रहे हैं। दूसरा पॉइंट, ए फ्यू अल्फा पार्टिकल। ए फ्यू अगर पूछा जाता है जो रिपल होते हैं, 20,000 अगर अल्फा पार्टिकल पास हो रहा है उसमें से एक ही रिपल होता है। ठीक है, ऐसा बुक में भी लिखा है। ठीक है, तो पूछा भी जाता है। इफ यू अल्फा पार्टिकल्स गॉट डेविएटेड डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ। अपने पाथ से क्या है, कुछ ही अल्फा पार्टिकल डेविएट होते हैं। क्यों डेविएट होता है? ड्यू टू रिपल्सन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू रिपल्सन ऑफ चार्ज। रिपल्सन होगा ना, सिमिलर चार्ज रिपल करते हैं। रिपल्सन ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज के रिपल होने से। ठीक है। अब देखा जाए पार्टिकल ऑफ अल्फा ड्यू टू क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द एटम। यानी कि इसका मीनिंग क्या हो गया? पार्टिकल मतलब पार्टिकल इनसाइड में अल्फा पार्टिकल नहीं प्रेजेंट होगा ना। जो मतलब अल्फा ड्यू टू पॉजिटिव, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव होता है चार्ज, तो हाँ। बीच में भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है क्या? प्रेजेंट इनसाइड। इनसाइड एटम भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, इसलिए रिपल किया। तो यहाँ से पता चल गया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम में एक सेंट्रलाइज्ड पोजीशन होता है। यही रदरफोर्ड का मेन अगर देखा जाए अचीवमेंट है इनका। नहीं, और निगेटिव चार्ज क्या हो गया? हम्म यानी नेगेटिव कि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन हो गया ना फिर बाहर की तरफ, क्योंकि अगर देखा जाए ये वाला जो चार्ज हमारे पास जो है, जो ये चल रहा है, वेरी फ्यू होता है। यानी कि 1 in a million अल्फा पार्ट की रिटार्डेड देयर पार्ट। इट इज मीन्स दैट पॉजिटिव चार्ज इनसाइड न्यूक्लियस हाईली डेंस एंड वेरी स्मॉल। यानी कि वेरी फ्यू, यानी कि 1
इन ए मिलियन, 1 मिलियन में कह सकते हैं एक अल्फा पार्टिकल रिटार्डेड देयर पाथ, यानी कि इट्स मीन, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं सब, दैट पॉजिटिव चार्ज, चार्ज क्या होगा इनसाइड द न्यूक्लियस। इससे प्रूफ हो गया पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी कि बीच में है, नहीं इज, और हाईली क्या होगा, डेंस रहेगा, एंड वेरी स्मॉल होता है, और कितना होता है 1 फर्मी के बराबर होता है लगभग, नहीं हम लोग पढ़े थे। तो यानी फर्मी। कि Rutherford proposed an atom consist of highly dense, क्या होगा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, फिर मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होगा मास एटम कंसंट्रेट, एंड निगेटिवली चार्ज क्या होगा अराउंड द न्यूक्लियस। इट इज ए, क्या होगा प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, जैसे मतलब इन्होंने बोला जैसे प्लेनेट सन के किनारे घूमता है उसी तरह से यहाँ पे घूमता है। नेसेसरी जो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे देखा जाए, भी इलेक्ट्रॉन जो घूमता है, हाँ। हाँ मतलब नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, क्या होगा कूलाम्बिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड एटम। यहाँ पे ये तो इससे पता चल गया कि हमारे पास ये एटम है और उसके बीच में पॉजिटिव चार्ज होगा, जो हम लोग क्या बोलते हैं न्यूक्लियस है, नहीं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसे को बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और किनारे किनारे साइड में क्या है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। है, ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। तो एक घूम रहा है किससे, इन्होंने बताया, यानी कि यहाँ पे नेसेसरी होगा, नेसेसरी नेसेसरी सेंट्रीपिटल, इन्होंने सेंटीमीटर ये पर बता इलेक्ट्रॉन। दिया सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ फोर्स होगा, हाँ। फोर्स इज प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड बाय, कैसा कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हम लोग पढ़ते हैं कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किसके, क्योंकि पॉजिटिव न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, इसलिए अट्रैक्शन हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। हम्म, तो ये हो गया। अब देखा जाए इनका ड्रॉबैक क्या है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा ड्रॉबैक की बात कर रहे हैं, तो ड्रॉबैक क्या है भैया, देख, तो ड्रॉबैक्स देखिए अकॉर्डिंग टू देखा मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल हाँ, थियरी, मैक्स होती है। तो मैक्सवेल थ्योरी, अब एक्सेलरेटिंग चार्ज जो होता है, एक्सेलरेटिंग चार्ज, चार्ज पार्टिकल विल इमिट, इन्होंने बोला एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या करता है इमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े थे ना, उसमें बताया था ना हमने, हाँ, जो वही पॉजिटिव रखते हैं। अगर हमारे पास चार्ज रेस्ट में है ऐसे बताया था, अगर चार्ज बी इक्वल टू क्या है 0 है, तो उसमें क्या होगा केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, हमने बताया था, नहीं अगर चार्ज क्या होगा बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट से चल रहा है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। मैग्नेटिक। और अगर चार्ज क्या है एक्सेलरेटेड है नॉट कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होगा। ऐसा हमने इलेक्ट्रोस्टैट में बताया था आपको, ठीक है। तो ये सब आपको रहेगा। तो यही देखिए यहाँ पे मैक्सवेल बताए, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ अकॉर्डिंग टू चार्ज पार्टिकल विल इमिट, जब एक्सेलरेटिंग रहेगा तो क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगा मैग्नेटिक। एज ए रेस्ट, एज ए रिजल्ट सॉरी,
रिजल्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल, जो इलेक्ट्रॉन है बताया घूमता है, इलेक्ट्रॉन विल फॉलो, क्या करेगा, स्फेरिकल पाथ, स्फेरिकल पार्टिकल मोमेंट। स्फेरिकल पाथ, एंड कह सकते हैं विल कोलाइड विथ, विल कोलाइड, अब ये कोलाइड कहाँ से हो जाएगा, न्यूक्लियस से, विथ न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस से कोलाइड हो जाएगा तो ये क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो जो इन्होंने बताया कि इस तरह से घूमते हैं, ऐसा हो नहीं सकता, तो इनकी थियरी यहाँ पे ये ड्रॉबैक है कि इन्होंने स्टेबिलिटी नहीं बता पाया कि कैसे स्टेबल होते हैं। दूसरा यहाँ पे देखा जाए, इट कुड ना, पहले तो ये था मैक्सवेल का, अगर देखा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला नहीं बता पाए। दूसरा यहाँ पे देखा जाए पॉइंट ड्रॉबैक में, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जैसे ऊपर उन्होंने नहीं कर पाए तो ये भी नहीं कर पाए, इट कुड नॉट एक्सप्लेन एच स्पेक्ट्रम। ठीक है। तीसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक ब्लैक बॉडी बॉडी। रेडिएशन। अब देखा जाए यहाँ कुछ इनसे इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ लिया जाए जो एग्जाम में आता है, इनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज है जो एग्जाम में आता है, जैसे न्यूक्लियस का साइज हम लोग पढ़े हैं, पढ़ते हैं अलग दूसरे चैप्टर में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। तो इनके अनुसार देखा जाए, हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात कर लें, इससे क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं आर न्यूक्लियस, नहीं, आर न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 1/3 के, ठीक है। ये क्या है, मास नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है ना, तो इसमें अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटा दें, आर न्यूक्लियस इक्वल टू आर नॉट और ए पे 1/3, ऐसा आप फार्मूला पहले भी पढ़े हैं और जानते भी हैं। यहाँ पे कुछ चीजें लिख देते हैं, जैसे वेयर आर जो है हमारे पास रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, रेडियस, न्यूक्लियस का रेडियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 1 फर्मी के इक्वल होता है, आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये हम अलग अलग की बात कर रहे हैं, आर नॉट हम लोग रदरफोर्ड कांस्टेंट बोलते हैं, या हम लोग इसको जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती है, बता रहे हैं, रदरफोर्ड कांस्टेंट बोला जाता है, या कह सकते हैं जो एक्चुअल हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, 1.1 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी कि 1 फर्मी के इक्वल होता है ना, 1 फर्मी के इक्वल लगभग हम लोग 1 फर्मी मीटर बोलते हैं, ठीक है। ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। ए इक्वल टू क्या है, मास ऑफ, मास नंबर या एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास हाँ, या एटॉमिक वेट, नंबर तो नंबर होगा, हाँ, ठीक है सर। एटॉमिक नंबर से जेड से डोनेट करते हैं ना। हाँ, तो आप जानते हैं रेडियस ऑफ एटम कितना होता है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं ये, रेडियस ऑफ एटम एक्चुअल में, रेडियस ऑफ एटम हम लोग देखते हैं ज्यादातर 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा,
वही अनफर्मी होगा। हाफ न्यूक्लियस का वन फर्मी। वन फर्मी इक्वल टू 10⁻15 मीटर। 15। हाँ, अब देखा जाए दूसरा। यहाँ पे इससे क्वेश्चन आता है हमेशा, और थोड़ा इसमें कैलकुलेशन कर लिया जाता है कि मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और एटॉमिक न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस और एटम के बीच में कितना डिफरेंट होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आगे हम लोग लगाएंगे। तभी हम क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, थोड़ा सा थियरी पढ़ रहे हैं। तो एक तो ये हम लोग कह सकते हैं, ये वाला पॉइंट। ठीक है, दूसरा आगे आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी न्यूक्लियस की डेंसिटी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, बता सकते हैं? याद रहना चाहिए, बचपन से याद रहना चाहिए। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस अभी हम, डेंसिटी इक्वल टू आप पढ़ते हैं मास अपॉन वॉल्यूम होता है, सब बच्चे को पता है, बच्चे बच्चे को पता है ये चीज। ठीक है, यानी कि जो हम लोग मास पढ़ते हैं यहाँ पे, तो मास एक्चुअल में हम लोग जेड और एम कह सकते हैं। और जो मास ऑफ एटम की बात करते हैं, जो जेड एम और पी कह सकते हैं। और यहाँ पे प्लस में, इससे कोई मतलब नहीं, बस कहाँ से आया, A-Z हो जाएगा, और मास ऑफ द न्यूक्लियस हो जाएगा। और अपान क्या हो जाएगा, 4/वॉल्यूम, 4/3 पाई। न्यूक्लियस वाला जो हमने आर का पढ़ा ना, तो इसके पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये सब कट पिट जाएगा अगर हमारे पास ये वाली ऊपर वाली वैल्यू ये हो जाती है। तो यहाँ पे यहाँ शब्द एन हो जाएगा, और 4/3 पाई। नॉट हम लोग कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा है। और A3 हो जाएगा, और A3 हो जाएगा तो इसके ऊपर क्या है, 1/3 हो जाएगा। नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब इस तरह से कैंसिल, ये इसमें से कैंसिल होगा तो ये हट के ये हो जाएगा। तो ये लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझ रहे होंगे। इसकी आर की वैल्यू का चेंज किए हैं, ठीक है। तो यस ए सर। हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में हमें ये कभी सॉल्व नहीं करना है। हमें मास यानी कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस एक फिक्स वैल्यू निकल के आता है, लगभग सारे न्यूक्लियस का वही होता है, वो याद रखना है फिक्स। यानी कि 2.98 आएगा इसका वैल्यू, इंटू 10⁻17 आएगा, और किलोग्राम पर M³ ये ये आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये मास ऑफ द न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे कुछ देखा जाए, तीसरा पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट पैरामीटर या इम्पैक्ट, इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर देखा जाए यहाँ पे, जिसको हम लोग बी से पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है इम्पैक्ट पैरामीटर, ये इससे क्वेश्चन आपको टेस्ट वगैरह मिलेगा। इट इज परपेंडिकुलर डिकुलर इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द लाइन पासिंग, जो लाइन पास कर रहा था ना, थ्रू, कहाँ से, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस। तो ये कितना होता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा, ये अभी देखा जाएगा आपको, हमने पहले फार्मूला वगैरह में बताया है, फार्मूला डायरेक्ट। तो यहीं से एंगल ऑफ डेविएशन, हाँ, बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा, एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि हाँ, थीटा डायरेक्टली yes, प्रोपोर्शनल 1/b हो जाएगा।
ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपॉन बी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी कह सकते हैं। अब देखा जाए ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ पार्टिकल particles deviated at एंगल थीटा। तो कितना डेविएट होता है ये बात, तो यहाँ पे एन थीटा, ये आप फार्मूला जाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/साइन। अब साइन के देखिए पावर 4/थीटा/2 आ जाएगा ऐसे। ठीक हाँ। है, तो ये फार्मूला देखे होंगे। तो इसमें दो का अगर रिलेशन मान लिया एन थीटा 1/एन थीटा 2, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन पर 4 थीटा/2, मतलब कि ये वाला थीटा/2 ऐसे लिखते हैं, थीटा 2/2, क्योंकि दूसरे थीटा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो साइन 4 थीटा 1/2 हो जाएगा। तो ऐसा आपको एक रिलेशन मिलता है, आप जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें, इसके बाद एक दो क्वेश्चन इस पे करेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें आता है आपको कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस डिस्टेंस से क्लोजेस्ट क्या होता है ना? अभी बता रहे हैं, जो मतलब क्लोज जा रहा था, जो मतलब न्यूक्लियस के पास जा रहा था, उसी को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच, जो अल्फा एक्सपेरिमेंट पढ़े उसी के बेस पे बता रहे हैं। तो ये क्या होता है, हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज चार्ज पार्टिकल, on a positive charge particle towards another positive charge particle। एक चार्ज पार्टिकल देखिए यहाँ, ए चार्ज पार्टिकल लिखा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के पास, पार्टिकल से गुजरता है, मतलब पास जाता है, पार्टिकल्स, इट काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड। अब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड कहाँ पे, इनटू पोटेंशियल एनर्जी, एंड डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्लोजेस्ट अप्रोच ऑल काइनेटिक एनर्जी इज, क्या होगा, कन्वर्टेड, सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू किस में चला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। तो उस मतलब पॉइंट को क्या बोलेंगे, क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। क्लोजेस्ट। यहाँ पे सारे काइनेटिक एनर्जी क्या पोटेंशियल एनर्जी में चला, यानी कि, तो जैसे हम लोग अल्फा एक्सपेरिमेंट पढ़े थे ना, ऐसे था एक्सपेरिमेंट का ऐसे फिगर आया। ठीक है, और उसमें हम यहाँ से क्या भेज रहे थे, अल्फा पार्टिकल भेज रहे थे नहीं, और वो अल्फा पार्टिकल कैसे जा रहा था, इस तरह से जा रहा था, सीधा सीधा एकदम जाएगा ना ऐसे। हाँ। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव है पार्टिकल। अब एक देखिए इस पॉइंट पे हमने पॉजिटिव बताया, और ये जो हमारे पास आएगा, यही और नॉट आएगा, यही क्लोजेस्ट अप्रोच आएगा। ठीक है, पहले जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पूरी तरह पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम लिख दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 100 है। ठीक है,
अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा अभी। जब जीरो। काइनेटिक एनर्जी 100 है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब मान लीजिए जो हम ये बीच का पॉइंट कोई ले लेते हैं, यहाँ पे दिखा दें, यहाँ पे। तो इस समय मान लीजिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, 70। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, पोटेंशियल जो एनर्जी बचा हुआ 30 है। होगा। हाँ, क्योंकि टोटल एनर्जी 35, इक्वल टू 35 काइनेटिक होते हैं। एनर्जी। हाँ, 35। 35 नहीं, 70 है। ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो क्लोजेस्ट अप्रोच हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस पॉइंट को ही हम लोग क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। ठीक है। कोई पूछे क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, तो आप बोलेंगे जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 100% कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल वही एनर्जी। क्या है, क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब एट डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अप्रोच। तो अब क्लोजेस्ट अप्रोच कोई भी पूछे तो आपको एक लाइन में बता देंगे कि भैया जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाए, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी। पूरी तरह से कन्वर्ट होके पोटेंशियल एनर्जी हो जाए। यानी कि अब यहाँ पे देखा, हाफ एम बी स्क्वायर कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, के Q1/Q2। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक आर नॉट हो गया। तो यहाँ पे आर नॉट हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है, नहीं। तो यहाँ हाँ, पे ये फार्मूला हमने बना दिया। तो इससे अब आप कह सकते हैं यहाँ पे वेयर आर नॉट इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट अप्रोच। अप्रोच। हम्म। क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये थोड़ा सा छोटी मोटी बातें थे इधर की। तो इस पे क्वेश्चन भी आता है, ये सब पॉइंट पे क्वेश्चन आता है, चाहे आपको फिजिक्स में आ जाए या केमिस्ट्री में आ जाए। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे। एन अल्फा पार्टिकल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 5.4 MeV is projected projected towards towards gold nucleus। यानी कि Z इक्वल टू क्या है, 79। Z इक्वल टू 79। कैलकुलेट गोल्ड मतलब एयू का न्यूक्लियस बोल रहा है, गोल्ड फाइल मत लिख दीजिएगा। कैलकुलेटेड डिस्टेंस। अब देखिए इसमें हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछ लिए, यस अप्रोच। सर। और एक क्वेश्चन आया है पुराने में, तो क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हो गया यही। अब आप यहाँ लगा लीजिए, क्लोजेस्ट अप्रोच लगाने के लिए देखिए काइनेटिक एनर्जी अभी हमने बहुत सीधा सीधा फार्मूला पढ़ा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी। वही क्लोजेस्ट अप्रोच होगा एक तरह से हाँ, डिफिनीशन से। और काइनेटिक एनर्जी हमने ऊपर फार्मूला बताया था, काइनेटिक हाँ, एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर एम बी आएगा। स्क्वायर। और के, और क्या हो जाएगा, Q1 और Q2 Q2 अपॉन अपॉन आर आर स्क्वायर। नॉट है। आर नॉट, आर स्क्वायर नहीं हाँ, होता, पोटेंशियल आर नॉट एनर्जी है। और फोर्स रहता तब आर स्क्वायर होता है। ये पूरा वैल्यू हमें दिया है। तो हमें इसको कोई ब्रेक, जैसे मास और वेलोसिटी अलग अलग देता तब हमारे पास काम होता। ठीक हाँ, है, फाइव तो पॉइंट हमें फोर पूरा दिया है। वैल्यू, हाँ ये पूरा वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे पूरा वैल्यू कितना दिया है, 5.4 4। MeV। अब देखा जाए इसके बाद ये के की वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁻৯ होता है, पढ़े हैं कूलाम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यहाँ पे जो हमारे पास चार्ज है, इसमें क्या है, एक तो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस का हो जाएगा।
हाँ, और एक एक हमारे पास मतलब प्रोटॉन का मतलब जैसे Q1 Q2 है ना, तो अल्फा पार्टिकल काइनेटिक है, प्रोजेक्ट टूवर्ड्स गोल्ड फॉर न्यूक्लियस, कैलकुलेट डिस्टेंस। तो दो चीजें यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। एक तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइन इंटू 2E इंटू क्या, 79 इलेक्ट्रॉन वाला। 79 एयू का। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम लोग R0 हो गया, अब इसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो R0 इक्वल टू 158 इंटू 9 इंटू 10 पे 9 अपॉन 5.4 ME, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, 10 पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल करना है हमें, तो ये कैंसिल कर लीजिए। अगर हम देखा जाए तो कितना आ जाएगा बता सकते हैं? हाँ सर, एक सर। ये अगर हम लोग 9 6 54 होता है, 06 हो गया। ऐसे कर सकते हैं, या तो पॉइंट हटा के कर सकते हैं। अब 6 से कैंसिल करिए तो कितना आ जा रहा है, ये देखिए 10 पे 6 है। हम्म, कितना 5.4। आंसर आ रहा है? हाँ, इसका आंसर पूरा कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है? 263 आएगा सर, 263.3। हम्म, 263। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करके तो 263 आएगा। और ये 10 की पावर जो 6 है ये ऊपर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 10 की पावर 3 आएगा ना। अरे तो कैंसिल हो गया, ये 3 बच गया। हाँ 3 तो, और हाँ इसमें तो आएगा 263। और अगर हम ऊपर 10 कर लेते हैं तो ये भी हट जाएगा। तो कितना हो गया आपका? 263 आएगा, 263.33। 3 दूनी 6, 2 हो गया। और हाँ ये क्या होगा, ये और ये 5 हो गया। हाँ, अब इसमें 40 हो गया। और 525 और 4 29 9, 29। 5 कने 5 और 2 7, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है ना? सर 263 आना चाहिए सर, है 263 और सात यार, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? सौ नब्बे देख लीजिए। अब इसमें देखा जाए, सीधा सीधा तो कैलकुलेशन है भाई। हाँ, देखा जाए, वन हम्म, 158 हाँ। इंटू 5, 790 तो आ रहा है, इतना आ जाएगा। अब इसको देखिए, दूसरी तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हम यहाँ पे इसको, ये वैल्यू जो है जो वैल्यू लिए थे काइनेटिक 5.4 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग 1.6 इंटू 10 पे -19 कर सकते हैं। इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 19 क्यों करेंगे, हाँ 19 कर लेते हैं। और कितना कर लेंगे, 19 इंटू 10 पे 6 हो जाएगा ना मेगा। तो ये हो जाएगा। और के की वैल्यू कितना रख दें, 9 इंटू 10 पे 9, और इंटू 2 इंटू 79 इंटू R0, इसको भी कैलकुलेट करते तो अलग अलग में आएगा। ठीक है, हाँ चलिए, यहाँ पे और कुछ कैलकुलेट करना है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन है कर लीजिए। क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको कम मिलेगा, तो 8 क्वेश्चन कर लीजिए। अब देखिए, वाट स्पीड एंड अल्फा पार्टिकल। अब देखिए, इसमें स्पीड पूछ रहा है, शुड बी प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स टूवर्ड्स मैग्नीशियम न्यूक्लियस सच दैट इट अप्रोच। अब देखिए, अप्रोच जब लगा दिया है
तो मतलब अप्रोच वाला फार्मूला लग जाएगा। नहीं, टेक्निकल अप्रोचेस नंबर है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस अप टू 4 × 10⁻13 मीटर। ठीक है ये। तो यहाँ पे अब वही फार्मूला सेम है, देखिए अब देखिए इसमें हाफ mv²। ठीक है, हाँ, के क्यू क्योंकि वन क्यू टू विलासी पूछ मस्ट रहा है तो ये कर लेना है। और इंटू हमारे पास क्या होगा, के क्यू क्यू वन वन क्यू टू ना। आर नॉट हो गया। तो ये सारा लगा लीजिए इसमें वैल्यू वगैरह, कि नहीं, तो आंसर आ जाएगा इसमें। और इधर कर लीजिए, ये मास अप्रोच अप टू मास मीटर दिया है और डिस्टेंस भी दिया है। और जो मास हो जाएगा वो मैं मैग्नीशियम का मास हो जाएगा। मैग्नीशियम का मास कितना हो जाएगा, उसको लगा लिया, 12 हो जाएगा एटॉमिक नंबर। हाँ, हम्म, मैग्नीशियम घाटो ये लगाएगा। लगा। तो लगा लीजिएगा, ये सारा लगा लेंगे ना। v² इक्वल टू, पहले हम लिख दे रहे हैं 9 × 10⁻9, 2 × अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 12 इलेक्ट्रॉन हो तो जाएगा, इंटू 2.5। 12 तो ये तो रहेगा ही। हाँ ठीक है, तो ये 2 × 2.5 × 10⁻38 अपॉन 4 × 1.67 to 10⁻24। ये सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये ये सर कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, कैलकुलेट कर लीजिएगा। कुछ देखा जाए, इधर हमें टर्म जरूरत पड़ता है आगे पढ़ने के लिए, तो हम लोग मैक्सवेल थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ जैसे टर्म की बात करें, जैसे आप जानते हैं फिजिक्स में पढ़ते हैं, जैसे एक हमारे पास क्या आता है, वेव होता है। वेव किसे कहते हैं, वेव लेंथ हम लोग मेजर करते हैं, मेजर करना हमने सिखाया था आपको, नहीं। तो पहला यहाँ पे टर्म वेव, तो वेव क्या होता है, वेव लेंथ से मेजर किया जाता है और एंगस्ट्रॉन यूज किया जाता है, कि नहीं। तो यानी कि इट इज पीरियोडिक पीरियोडिक डिस्टरबेंस, नहीं, डिस्टरबेंस मतलब एक पीरियोडिक डिस्टरबेंस जो होगा उसी को क्या बोल देंगे, बताइए। वेव बोलेंगे, विच विच काज ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, नहीं, एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, विदाउट विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर, बिना एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर के। ठीक है, जैसे आप पत्थर फेंकते हैं कि नहीं पानी में हाँ हाँ। छटकने के लिए, वो हो गया। जो साउंड आ रहा है ये भी एक वेव है। तो बिना ट्रांसफर ऑफ मैटर के ही क्या करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है, उसे वेव बोलते हैं। जैसे इसमें वेव हम लोग कोई ग्राफ देखते हैं, साइनोसोडियल ग्राफ होता है, साइन कोसाइन ग्राफ होता है। ठीक है, इस तरह से आता है, जैसे इस तरह से ये वेव हो गया, नहीं। और इसे जो लेंथ मेजर किया जाता है वेव लेंथ बोला जाता है, ये हम कई बार बता चुके हैं कि एंगस्ट्रॉन में बेसिकली मेजर करने के लिए बताया गया था। ये वाला हमारे पास क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, आप जानते हैं। ये होता है ऐसे, इधर भी एम्पलीट्यूड आ जाएगा, इसको भी ये कहते हैं, लेकिन माइनस में। एक टफ होता है, नहीं, और इधर क्या होता है, क्रिस्ट होता है, नहीं। और ये जो हम लोग लेंथ लेते हैं उसे हम लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके
यहाँ से लेके इस पॉइंट तक जो था वो लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, लेमडा बोलते हैं। लैम्डा। बोलते हैं ना। और जो यहाँ पे पार्टिकल चलता है, ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। अगर हम इस पॉइंट पे लेंथ लेते हैं तो लेमडा बाई 2 हो जाएगा। और अगर हम इस पॉइंट का लेते हैं इससे, लैम्डा भाई। तो लेमडा बाई 4 हो जाता है। तो इस तरह से आप जानते हैं डिस्टेंस वगैरह मेजर करना। तो एक तो ये हो गया। और यहाँ पे दूसरा टर्म जनरेट हो गया, क्या, एम्पलीट्यूड। नहीं, एम्पलीट्यूड। दूसरा टर्म यहाँ पे क्या हो गया, ये पहला टर्म मान लीजिए था हमारे पास। दूसरा यहाँ पे वेव के बाद आ गया एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ भी हो गया। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट मीन पोजीशन, उसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में क्या डिफरेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, जो यही एम्पलीट्यूड है, ए मैंने दिखाया है एम्पलीट्यूड, इसे हम लोग कह सकते हैं, ए से डिनोट करते हैं। दूसरा इसमें तीसरा कह सकते हैं वेवलेंथ आ रहा। वेवलेंथ, वेवलेंथ हमने बताया आगे कि इट इज ए डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रिस्ट एंड टफ। इट, अभी ऊपर मैंने शो किया है ना, इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रिस्ट टफ। क्रिस और ट्रफ के बीच दो सक्सेसिव क्रिस और ट्रफ, ठीक है, के बीच जो हमारे पास डिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे, लेमडा से डिनोट करते हैं, नहीं वेवलेंथ, वेवलेंथ। नहीं लेमडा से डिनोट करते हैं। हाँ वेवलेंथ तो लैम्डा होगी हाँ। हम्म, चौथा यहाँ पॉइंट हो गया टाइम पीरियड। ये वेव नंबर होता है, नंबर। और वेव नंबर को हम लोग कैसे, बी पे ऐसे ऊपर डिनोट करते हैं। और वेव नंबर इक्वल टू क्या हो जाता है, बताइए, 1/लेमडा के हो जाता है ना। हाँ ठीक है। अगर हमें लेमडा पता है तो वेव नंबर पता हो जाएगा, नहीं। हम्म। और उसके बाद पांचवा पॉइंट कह सकते हैं, यहाँ पे ये फिजिक्स में भी काम आता है भाई, एसएचएम वगैरह सब में, टाइम पीरियड। पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड क्या होगा, जिसे हम लोग यहाँ पे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड कह सकते हैं, अंडर रूट में इट इज इट हाँ, इज टाइम टेकन, कोई टाइम टेकन टू ट्रेवल ट्रेवल ए डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू वेवलेंथ। जो वेवलेंथ एक लैम्डा था ना, हाँ, अच्छा। एक क्रिस्ट से दूसरे क्रिस्ट में, या कह सकते हैं टफ से दूसरे टफ तक जाने में जितना टाइम पीरियड लगेगा, अरे टाइम लगेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। और टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, लेमडा अपॉन न्यू, अपन कह या सकते वी, हाँ वी कर हैं। सकते हैं। नी, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ गया ना, टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी भी हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे, इसके बाद देखा जाए सिक्स पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किससे मेजर करते हैं, हर्ट्ज से या पर सेकंड से, हाँ डब। हर्ट्ज से। यानी कि ये बी है, मतलब बी है ना, बी, बी लिखा हुआ है, हाँ ठीक वी है। तो लिखा हुआ है। नंबर, हाँ, नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव, हाँ, 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 वेव
पासिंग फ्रीक्वेंसी तो क्यू होती है ना, क्यू से डिनोट, हाँ क्यू से ही करते हैं। थ्रू थ्रू ए पॉइंट पॉइंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब जो हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू बोलते हैं। न्यू को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, 1 अपॉन टाइम पीरियड हो जाता है। न्यू फ्रीक्वेंसी न्यू वन होती अपॉन टाइम पीरियड, और 1 अपॉन टाइम पीरियड हो गया तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि वेलोसिटी अपॉन लेमडा हो जाएगा। है। हाँ, नहीं, यानी कि हम लोग लेमडा इक्वल टू न्यू वी पढ़ते हैं, लेमडा। और इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी को, ये फ्रीक्वेंसी है, इसको यूनिट क्या होता है, यूनिट पर सेकंड हो जाता है, और हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज साइंटिस्ट का नाम है। वेव नंबर हमने बता दिया ऊपर, ठीक है। यानी कि इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट पर यूनिट पर वेवलेंथ। हाँ वेवलेंथ। यहाँ पे लिख सकते हैं, वेवलेंथ में अगर लिखना हो, इट 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 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वेवलेंथ प्रेजेंट पर यूनिट, सॉरी ये वेवलेंथ ना लिखिएगा, वेव लिखिएगा, यहाँ तक डिफिनेशन गलत हो जाएगा ना। वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, वेव प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ क्या होगा, वही वेव लेंथ हो जाएगा। नहीं? तो ये हमें कुछ टर्म है, ठीक है, जो आगे काम आएंगे। अब आगे चलते हैं, हमें पढ़ना मैक्सवेल थ्योरी, ठीक है। आगे टॉपिक में है मैक्सवेल थ्योरी। अरे मैक्स घनश्याम ने तो पढ़ाया नहीं था सर मैक्सवेल थ्योरी। क्या अरे घनश्याम सर पढ़ा, ने मैक्सवेल। फिजिक्स में पढ़े थे मैक्सवेल थ्योरी। अभी आएगा, अभी आपको ध्यान आएगा वो थ्योरी जो हम बता रहे हैं, वो पढ़ाया था मैंने, ठीक है। अभी जब बनेगा तब, लेकिन हो सकता है मैक्सवेल ने लिखा रहा हो, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा है ऐसा, लेकिन दिया है वहां पे बीच में मैक्सवेल का नाम दिया है। तो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू इट्स, तो मिलते जुलते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EM W कैन कैन बी प्रोड्यूस घनश्याम सर प्रोड्यूस मिल रहे बाय, हैं सर आपको? हाँ हाँ, ऑसी, आज फोन आया था, ऑसिलेटिंग ऑसिलेटिंग चार्ज, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आपको, यही ऑसिलेटिंग चार्ज, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग पूरा मैक्सवेल थियरी भी पढ़ते हैं, जिसमें क्या होता है, ऑर्डर भी होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ वगैरह का, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, वेव कैन बी प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। तो यानी कि करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ चर्चा करना पड़ेगा, तब आपका काम आगे बढ़ेगा। तो करेक्टर, क्योंकि अभी नहीं पढ़े होंगे, याद नहीं होगा, तो हम लिख दे रहे हैं करेक्टर, करेक्टरिस्टिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है, शार्ट में लिख दे रहे हैं। तो पहला करेक्टरिस्टिक, ठीक है, दीज वेव दीज वेव बहुत इंपॉर्टेंट, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, जैसा नाम है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो किसका उससे बना होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का, इलेक्ट्रिक एंड नहीं। मैग्नेटिक, इसीलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर, बहुत जरूरी है, परपेंडिकुलर। वहां पे फार्मूला वगैरह हमेशा आता है इसका, बेस पे क्वेश्चन एक परपेंडिकुलर टू, लेकिन फिजिक्स में आता है ईच अदर एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, प्रोपेगेशन। ठीक है। अब देखा जाए ये वेव कैसा दिखता है, लुक लाइक, अगर देखा जाए तो हम थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख लीजिए। इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव तो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस हो गया, और इधर आ जाएगा, मान लीजिए मिला के, कुल मिला जुला के इससे पोजीशन पे क्या होगा, जेड आ जाता है जेड एक्सिस आ जाता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, हम लोग वेव की बात करें तो ऐसे वेव तो चलेगा नहीं, इस तरह से। और इसी में वेव क्या होगा, दूसरा वेव ओवरलैप करता रहेगा जैसे, मतलब, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर मान लीजिए इसके चल रहा है तो इस तरह से चलेगा, इसमें हौच पौच आपका चलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ही पढ़िएगा, बस हम करेक्टरिस्टिक याद रखा रहे हैं। दूसरा EMW क्या होगा, डू नॉट रिक्वायर, ये बहुत जरूरी है, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इसकी कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता है। मीडियम फॉर किसके लिए, प्रोपोगेशन के लिए, प्रोपेगेशन के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता। तीसरा पॉइंट, हाई इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ किसका, अगर यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा, मतलब एक एग्जाम्पल ले लीजिए, तो इसमें तीसरा पॉइंट, लाइट जो है, लाइट को कोई मीडियम की जरूरत है नहीं है। नहीं, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आल्सो क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यस। हाँ, EMW। तो यानी कि चौथा पॉइंट, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। EMW किस वेलोसिटी से चलता है, हम्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ, ट्रेवल बता सकते हैं विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट, हाँ, स्टेप बाय और वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ सी से डिनोट करते हैं, C = 3 × 10⁸ होता है, आप जानते हैं। ठीक है, यानी कि C = न्यू लेमडा, फार्मूला आप जानते हैं, एकदम भरा पड़ा है। ठीक है, यानी कि न्यू = C/λ कह सकते हैं, और न्यू अगर C कांस्टेंट है 1/λ कह सकते हैं, नहीं। यस। यानी कि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक ही क्या है, फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए जितना भी हमारे पास एक्सरे, रेडियो वेव, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रे, सारे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, माइक्रोवेव, और ये सब क्या होता है, एक ही मीडियम, एक ही स्पीड से चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसमें क्या डिफरेंट होता है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ कम हो रहा होगा, ठीक है, वेवलेंथ बढ़ा है फ्रीक्वेंसी का। वेवलेंथ बढ़ रहा होगा, फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है। तो अगर हम लोग देखिए, ये हम बार बार पढ़ाए होंगे, ठीक है, इसमें R, M, ठीक है, ऐसे I, V, U, अल्ट्रावायलेट, X, हाँ। गामा, यस हाँ, ऐसे पढ़ाए होंगे बार बार। ठीक है, इसके बाद कॉस्मिक रे होता है, ये हम लोग बार बार पढ़े हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा यहाँ अच्छे से बता दे रहे हैं। ठीक है, आपको याद रखना है सारा एकदम, इससे फिजिक्स में तो 100% क्वेश्चन मिलता ही है। तो इसमें देखा जाए पॉइंट,
तो एक हमारे पास क्या है, जैसे अगर हम लोग इधर फ्रीक्वेंसी हाई वाला कर लें, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इधर जो हम लोग कर रहे हैं 10 पे कितना कर लें, 24 हर्ट्ज। जब थीटा क्या होगा, मैक्स मिनिमम होगा, यानी कि 10 पे -60 मीटर कर लें ऐसा। तो ये किसके लिए हम कह रहे हैं, एक कॉस्मिक रे के लिए कर रहे हैं, कॉस्मिक कॉस्मिक रे। ठीक है, ऊपर मैंने लिख दिया। ठीक है, एक कॉस्मिक रे हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, गामा रे आ जाएगा। तो गामा रे आ गया। गामा रे आ जाएगा। इसके बाद गामा रे के बाद कौन आएगा, एक्सरे आ जाएगा। एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, नहीं, हाँ एक्स बहुत ज्यादा। रे होता है। इसके बाद कौन सा आ जाएगा, फिर अल्ट्रा वायलेट आ जाएगा। नहीं, अल्ट्रा वायलेट यूवी रे हो, यूवी रे में ही बहुत आ जाता है, यूवी रे फर्स्ट और सेकंड वगैरह आप पढ़ते हैं। इसके बाद देखा जाए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ बताइए, विजुअल हाँ रे। विजुअल, हाँ हाँ, विजुअल, विजिबल आ जाएगा, यानी कि विबिग्योर आ जाएगा इसमें, विजुअल ऐसा विजिबल आ बोल। जाएगा, यानी कि विजिबल, विजिबल रे। अब विजिबल रे में हम लोग पढ़ते हैं ना, इसमें बहुत सारा पार्ट विजिबल रे का कौन कौन सा पार्ट होता है, विबिग्योर हो जाता है, विबिग्योर पढ़ते विजुअल ना। आप विजुअल से याद हाँ, कर सकते हैं। हाँ, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, वायलेट हो जाएगा, वायलेट, हाँ वायलेट, उसके बाद क्या हो वायलेट जाएगा, ब्लू हो ब्राउन, जाएगा, भी। ठीक है, फिर वायलेट ब्राउन वायलेट, ग्रीन और रेड येलो। ब्राउन नहीं होता, ब्लू होता है, ब्लू। ठीक है, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, ये बिबग्योर हो गया, ये बिबग्योर हो गया। ठीक है, ये बिबग्योर याद कर सकते हैं इसमें। ठीक, अलग अलग, तो ये याद रखिए। और इसका रेंज कितना होता है आपको, बायोलॉजी सब में काम आता है, 3800 एंगस्ट्रॉन, या आप 1380 नैनोमीटर कह सकते हैं। ठीक है, और 278 एंगस्ट्रॉन कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं 780 नैनोमीटर कह सकते हैं। तो ये, अब इसके बाद देखा जाए आगे कौन आता है, आगे, इसके बाद आगे हमारे पास इंफ्रारेड आ जाता है। इंफ्रारेड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हीट रे बोलते हैं, इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हीट रे, जो हमारे शरीर से क्या होता है, हीट निकलता है, गर्मी, नहीं, और यही ग्लोबल वार्मिंग ये काज करता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज कौन करता है, हीट रे कॉज करता है। उसके बाद देखा जाए, आ जाता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं ना, इसीलिए कि उसमें हीट ज्यादा रहता है, तो माइक्रोवेव। ठीक है, अब माइक्रोवेव के बाद क्या आ जाएगा, हम्म, माइक्रोवेव या माइक्रोवेव, माइक्रोरेज भी बोल सकते हैं, माइक्रोवेव रेज। ठीक है, इसके बाद देखा जाए, हम लोग रेडियो वेव आ जाता है, रेडियो वेव, रेडियो वेव। ठीक है, और रेडियो वेव, अब इस रेडियो वेव में इसीलिए हमने कि देखे RMIUVXY CS हम याद किए, ऐसे आप कर सकते हैं। इसमें रेडियो वेव सबसे बड़ा, और रेडियो वेव में बहुत सारा आ जाता है, जैसे इसमें हम लोग रेडियो वेव में दो कर सकते हैं पार्ट। एक हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM आता है, हमने पढ़ाया था, और दूसरा AM आ जाता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बाद में। ठीक है, इसके बाद कह सकते हैं लॉन्ग रेडियो वेव भी कह सकते हैं, लॉन्ग रेडियो, लॉन्ग मतलब कि वेवलेंथ क्या लॉन्ग है, लॉन्ग। रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव। और लॉन्ग रेडियो वेव में देखा जाए, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, और जो हमारे पास ये है, समझ रहे हैं क्या, वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नहीं वेवलेंथ बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं, तो आप बता सकते हैं कितना कम हो जाएगा, कम ही हो जाएगा बहुत, वेवलेंथ यहाँ काफी
बढ़ जाएगा। वेवलेंथ अगर देखा 10 पे 8 मीटर हो जाता है। ठीक है, 10 पे क्या हो जाता है, 8 मीटर हो जाता है। हाँ, तो आगे अपना पढ़ते रहिएगा। अब देखा जाए यही हमारे पास क्या है, मैक्सवेल का थ्योरी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक चैप्टर ही आपको कहाँ पे है, फिजिक्स में। आप फिजिक्स एसी में। या एसी के पहले पढ़ते हैं, वहां पे आपको पूरा डिटेल में है। अब देखा जाए इनका ड्रॉबैक क्या है, नहीं, ड्रॉबैक तो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ। तो इस थियरी का ड्रॉबैक क्या है, ये हमें पता लगाना है। और ड्रॉबैक ही हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आगे समझने के लिए, आगे थियरी या एटॉमिक मॉडल क्यों आया। तो ड्रॉबैक होगा तभी आएगा आगे, नहीं। तो ये तो हमारे पास है, हमने एकदम रट्टा मान लेना है, ठीक है। और रट्टा मारने के देखिए ये बहुत सही तरीका मैंने बताया है, ऐसे याद करिए। और ये भी हमने वाला पढ़ा दिया है यहाँ पे, ठीक है, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% मिलता ही है। ड्रा बैक। अब ड्रा बैक देखा जाए, ड्रॉबैक, पहला ड्रॉबैक, इट कुड नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए। कुड नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। दूसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं, इट कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सिस्टमेटिक चल रहा है भाई। यस तीसरा, सर। हाँ, तीसरा क्या, इट कुड नॉट एक्सप्लेन एच स्पेक्ट्रम। एलन का टेस्ट कोड वर्डिंग चल रहा है। एक्सप्लेन एच स्पेक्ट्रम। नहीं, ये चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा एक लाइन में चल रहा है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन वेरिएशन वेरिएशन इन स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सिटीज ऑफ सॉलिड। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड भी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए। यानी कि अगर देखा जाए हम लोग, ये क्या होता है, तो थोड़ा सा ये हम बता दे रहे हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन रहेगा, बार बार आ रहा है। तो यहाँ पे ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी, तो देखा जाए क्या होगा ब्लैक बॉडी, इट इज इट इज द substance substance which can absorb, सभी लोग जाते हैं, absorb और emit radiation radiation of all wavelength। तो इसे हम लोग ब्लैक बॉडी बोलते हैं, मतलब आदर्श कृष्णिका भी बोलते हैं, आइडियल। तो मतलब जो परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है और परफेक्ट इमीटर होता है उसे। पांचवा यहाँ पे पॉइंट जो है ड्रॉबैक में, व्हेन वी हीट ए बॉडी इट become डल रेड। बहुत इंपॉर्टेंट, डल रेड आता है पहले जब हम बॉडी को हीट करते हैं, तो डल रेड आता है। ये क्वेश्चन आया, हमने क्वेश्चन भी कराया है ये। फर्दर फर्दर अगर हीट करते हैं, हीटिंग, तो क्या होता है भाई, इंटेंसिटी ऑफ रेड क्या होगा, कलर इंक्रीज हो जाएगा और ज्यादा डार्क हो जाएगा इंटेंसिटी का। और बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा तो कैसा होगा, नीला नीला हो जाएगा, नहीं, लोहा को बहुत गर्म करते हैं
ठीक है, तो बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, एकदम नीला पड़ जाता नहीं। इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस इंक्रीजेस एंड फाइनली फाइनली एट हाई टेम्परेचर finally at high temperature it become bluish हो जाता है, it become, कोई भी बॉडी है तो ऐसा दिखाता है, ब्लूइश। ठीक है, यानी कि जैसे हम लोग इंटेंसिटी और इसमें थोड़ा सा ग्राफ देखा जाए तो हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी डायरेक्टली एम्पलीट्यूड ट्यूड के स्क्वायर के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, तो अगर इंटेंसिटी वगैरह में ग्राफ देखा जाए कहीं भी दूसरे जगह का, तो इस तरह से रहता है, थोड़ा सा रफ डायग्राम, यानी कि इंटेंसिटी और क्या हो जाएगा, लेमडा वेवलेंथ। तो इंटेंसिटी अगर लेमडा में ग्राफ देखा जाए तो हम यहाँ से ग्राफ चलेगा नीचे की तरफ आएगा वो तो। ऐसे, तो यहाँ पे दो पॉइंट हम लोग, एक पॉइंट ए हो जाएगा हाई वाला, एक पॉइंट ए हो गया, तो ए वाला ऊपर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 300 और 3000 केल्विन, और ये 2000 केल्विन आ जाएगा, और ये लेमडा क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा, और लेमडा मैक्स पे। ठीक है, दोनों पे अलग अलग वेवलेंथ पे। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये, अब इसी के बाद देखा जाए आपके बुक में जो थियरी था उसके बाद कौन था, है प्लैंक क्वांटम थियरी था नहीं। तो प्लैंक क्वांटम थियरी करते हैं, इसके बाद प्लैंक क्वांटम थियरी था, तो प्लैंक क्वांटम थियरी, तो प्लैंक क्वांटम थियरी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 100% आता है, ये प्लैंक क्वांटम थियरी। ठीक है, तो क्वांटम थ्योरी क्या है, वही हमारे पास E इक्वल टू एच न्यू, मतलब इन्होंने बोला कि एक पैकेट के रूप में लाइट आता है नहीं, तो अकॉर्डिंग टू इट्स एनर्जी एनर्जी इज ट्रांसफर ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से अदर पॉइंट ट्रांसफर, अदर पॉइंट नॉट इन फ्रॉम ऑफ कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मैनर में नहीं चलता, cause continuous but in form of discrete 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 मतलब ब्रेक हुआ, discrete energy पैकेट discrete energy पैकेट कॉल्ड, उसे इन्होंने क्या बोला, क्वांटम बोला। हम्म क्वांटा कह सकते हैं, एंड एनर्जी ऑफ ईच
पैकेट, मतलब जो लाइट आती है हमारे पास वो पैकेट के रूप में होती है, और ये पैकेट की एनर्जी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अब बहुत सारे पैकेट के रूप में कंटिन्यूअस मैनर में नहीं आता, इट इज गिवन बाय, तो फार्मूला यहाँ पे बताया आपको, फार्मूला एकदम फेमिलियर है, मतलब ई एनर्जी ऑफ फोटान, फोटान इक्वल टू एच न्यू, आप जानते नहीं, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एच न्यू, यानी कि हम लोग फैमिलियर है, ई इक्वल टू एच न्यू पढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एच सी अपान लेमडा भी हो जाएगा, ई इक्वल टू एच सी अपान लेमडा, क्योंकि न्यू इक्वल टू सी अपान लेमडा होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो इसमें जो अलग अलग फोटान का, जैसे मान लीजिए ई इक्वल टू बेसिकली एन एच सी न्यू होता है। अब एन क्या है, यहाँ नंबर है कितना फोटान जा रहा है, एन क्या है, एन 1 2 3 4 5, इस नंबर तरह से फोटान। मतलब हो सकता है। हाँ, यहाँ पे देखा जाए वेयर सभी लोग जानते हैं ई इक्वल टू एनर्जी ऑफ 1 फोटान, एनर्जी ऑफ फोटान कह सकते हैं। हम्म, और यहाँ पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटान है, सी ऑफ फोटान, फोटान की फ्रीक्वेंसी है। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, ऑफ लाइट, ये सब जानते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, बच्चे नहीं है। लेमडा है वेवलेंथ ऑफ फोटान होगा। फोटान वेवलेंथ, मतलब हाँ जो चीज होता है उसके जगह फोटान लगा दिया फिर कुछ पूछ लिया तो वही हो। हाँ, और ये एच क्या है, प्लॉन्क कांस्टेंट है, और हाँ। वैल्यू कितना होता है, प्लॉन्क कांस्टेंट, प्लॉन्क कांस्टेंट यूनिवर्सल प्लॉन्क कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 6.6 इंटू 2 होता है, तो छोड़े 10 पे -34 जूल सेकंड होता है। ये यूनिट से याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है, एच इक्वल टू इतना जूल सेकंड। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखा जाए ई इक्वल टू एच सी अपान लेमडा, तो इसमें देखा जाए अगर हम लोग कुछ वैल्यू निकालें, 6.6 इंटू 10 पे -34 इंटू 3 इंटू 10 पे 8, अगर हमें कोई वेवलेंथ की बात कहा जा किया जाए तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे लेमडा क्या हो गया, लेमडा मीटर में हमें लेना रहेगा, तब ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, और अगर हमारे पास ई इक्वल टू हमें फोटान ही निकालना है, 1240, ठीक है, 1240, और हाँ, ए क्या हो जाएगा, लेमडा लैम्डा का एम। मीटर में, और एन एम ई बी कह सकते हैं, ऐसे हम लोग फार्मूले के लिए निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, जैसे क्वेश्चन है फाइंड, आगे क्वेश्चन तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको है, फाइंड एनर्जी ऑफ फोटॉन, फोटॉन हैविंग वेवलेंथ, वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉन, बता सकते हैं आंसर, ये पूछ रहा है मतलब कि एनर्जी ऑफ फोटॉन वन आपको एंगस्ट्रॉन। बताना है कितने वेवलेंथ पे। हम्म, वन एंगस्ट्रॉन का पूछ रहा है ना, वेवलेंथ क्या ऑफ चीज, वन एंगस्ट्रॉन का। एक ही एंगस्ट्रॉन है उसका, फोटॉन की एनर्जी निकालना है, तो आप बता सकते हैं कितना होगा आंसर इसका, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे है। यानी कि अभी हमारे पास हमने फार्मूला लिखा है, ई इक्वल टू, अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताएं आंसर, तो हमारे पास 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर हो जाएगा, लगभग लगभग कह सकते हैं ये आंसर हो जाएगा एक एंगस्ट्रॉन में। ठीक है, तो
मतलब ऐसा क्वेश्चन, मतलब एक तरह से जीएसजी के क्वेश्चन में ऐसा बनता रहता है, ठीक है। तो ऐसा आपको लगाने आना चाहिए, सबसे बड़ी चीज ये सब क्वेश्चन लगाने आना चाहिए। जैसे बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम इस तरह से रहता है, जैसे यहाँ पे आप निकालिए क्वेश्चन, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ photons ऑफ रेडिएशन। जैसा लिखा रहता है वैसे लिख रहे हैं, रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5 × 10 पे 14 हर्ट्ज। ये दिया है। अब आपको यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटॉन, वन फोटॉन का निकालना है। निकालिए आंसर। अच्छा, कितना है? एक सेकंड। यहाँ सब जगह आपको बहुत जरूरी रहता है, यूनिट ध्यान रखना रहता है। 248 आएगा क्या सर? 2.48। 2.48 नहीं आएगा। अब देखिए इसमें क्या है, हम बता दे रहे हैं। एक यूनिट में 12 ठीक है, 40 सिंपल करेंगे। हमारे पास E इक्वल टू 1 मोल का पूछ रहा है, E इक्वल टू एच न्यू ही लगाएंगे। ठीक है, तो हमें न्यू दिया है, एच हमें पता है। ठीक है, समझ रहे हैं। न्यू दिया है, एच हमें पता है, तो हम लगा सकते हैं ना। E इक्वल टू 6.6 × 10 पे -34 जूल सेकंड में होता है, जूल सेकंड। ठीक है, और इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा, 10 पे 14 क्या है, पर सेकंड है। अब ये देखिए यूनिट क्या हो जाएगा, ए सेकंड कैंसिल हो गया, तो जो आंसर आएगा जूल में आएगा ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, कितना आया? पॉइंट हम्म, में आएगा ना? पॉइंट में आएगा ना हाँ, 3। जो भी आया 6.6 × 5 5 है ना। 33। हाँ, 33। और आगे पॉइंट इसका एक से। थ्री हाँ पॉइंट थ्री हम कर ले रहे हैं, और भाई, उधर इसमें मैंने इंटू 10 पे 20 कर सकते हैं सर। 3.3 इंटू 10 पे -20। भूल आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अरे 10 ये एक से देखिए कैंसिल कर दो। कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो हाँ, ये गया। कैंसिल हो और गया। इधर हमारे पास 10 पे -10 ही तो बचा। और ये मैं वो कर दीजिए, तुरंत आंसर आ गया यार। क्या है आप बहुत, हाँ गलत लग रहा है क्या? 14 34 20 कितना आना आ गया? चाहिए। 20 नहीं, 19 आएगा तब, क्योंकि 20 आप लगा रहे हैं, ठीक है। ये 19 आएगा, क्योंकि हम 3.3 कर रहे हैं। 33 हाँ, इंटू ये आता है आपका, 33 इंटू उतना आता है, तब करते हैं, ठीक है। पॉइंट लगा इतना देंगे। चाहिए। ये तो हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो ये हमें अभी आंसर नहीं आया हमारा, क्योंकि अभी तो आंसर वन ये चल रहा है पूछ ना रहा है इसमें। कि 1 मोल का पूछ रहा है। ठीक है, 1 मोल का, और 1 मोल एनर्जी में कितना होगा, ध्रुव नंबर के हो वन जाएगा, यही मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि एनर्जी, एनर्जी ऑफ 1 मोल, 1 मोल ऑफ फोटॉन, 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। तो 1 मोल ऑफ फोटॉन कितना होता है, ध्रुव नंबर के इक्वल, तो 3.3 × 10 पे -19। ठीक है, इंटू 6 इंटू 10 पे क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, पर मोल हो जाता ना।
तो जूल हो जाएगा और 1 मोल, तो कितना हो जाएगा, कितना आया? 1.98 है, इसको कैंसिल कर दो। हम्म 1.98। बताइए। आप देखिए सर, यहाँ पे 3.3 सर इतना आएगा, इंटू वन सिक्स। पॉइंट नाइन एट इंटू 10 पे 4। 1.98 इंटू 10 पे 4, 10 पे 4 आएगा। अच्छा, 1.98 इंटू 10 पे 10 पे 4। 4 कैसे? 23 है ना, हैं? तो माइनस नहीं करेंगे। हाँ, 23 है, ठीक है। अब टेन तो पे ये माइनस 19 पॉइंट अगर करते तो सही रहता। आप यार बड़ा गलत मैथ लगाते हैं। अगर हम यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करें, 19.8 आ रहा है ना, एक छः मिनट से बाद। मल्टीप्लाई कर रहा है 19.8 इंटू 10 पे - क्या, 10 पे 4 आ जाएगा, क्योंकि 23 में से सब्ट्रैक्ट 4 आ गया। ये जूल मोल हो गया, ठीक है, पर मोल हो गया। अगर हम इसमें देखा जाए, ऐसे कर दें, 198 इन किलो जूल पर मोल, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। किलो जूल में कर दिए ना, अच्छा ले लो। किलो जूल में कर दिया। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट, हमने पहले भी क्वेश्चन ये लगवाया है, ये क्वेश्चन लिख रहे हैं। अब देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ये 100 वाट 100 वाट बल्ब इमिट मोनोक्रोमेटिक मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। कैलकुलेट कैलकुलेट द नंबर नंबर ऑफ फोटॉन। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ फोटॉन पूछ रहा, इमिटेड इमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब के द्वारा कितना। ये देखिए टेस्ट में भी रहा होगा, हर जगह ये क्वेश्चन हम पूछते हैं। बी होगा, डी लिखा गया था, ठीक है। तो ये बताइए आंसर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। अब इसमें देखिए जो दिया है, पावर ऑफ बल्ब कितना दिया है, 100 वाट 100। दिया है ना। हाँ, अब इसको यूनिट में कर लीजिए, इसको 100 वाट को हम जूल जूल पर पर सेकंड में सेकंड कर। भी कर, वही होता है, क्योंकि हम यहाँ बार बार जूल सेकंड में करेंगे। तो एनर्जी या फोन फोटॉन क्या हो गया, ई इक्वल टू एच न्यू। आप देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमें न्यू पता नहीं है, तो वेवलेंथ दिया है, तो हम कह सकते हैं एच सी अपान लेमडा से लगा ले, तो बात तो वही है। अब 6.6 इंटू 10 पे - 34 जूल सेकंड, और इंटू क्या हो जाएगा, बताइए, इंटू सी फोर की हंड्रेड वैल्यू क्या है? कितनी है, थ्री जी, थ्री इंटू इंटू टेन टेन की पे पावर एट। 8 मीटर पर सेकंड आ रहा है। देखिए सेकंड है, सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, पर में है ये, तो जूल मीटर, तो इसी से आता है। और नीचे 400 नैनोमीटर दिया है, तो 10 पे - 9 कर लिए मीटर, ए मीटर से मीटर कट जाएगा, तो एनर्जी हमारे जूल में बचना चाहिए, तो जूल में बच रहा। तो ये मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.9 आ जाएगा, ठीक है, 4.9। तो कैंसिल वगैरह करके आप कर लीजिएगा, 19 जूल आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास एनर्जी आ गया, ठीक है। अब देखा जाए इसके बाद नंबर ऑफ फोटॉन। फोटॉन्स निकालो।
हाँ, नंबर ऑफ फोटॉन। तो हम लोग जो वाट है अपन ए एनर्जी से डिवाइड कर दिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन हो जाएगा इमिटेड। तो इज इक्वल टू हमारे पास कह सकते हैं 100/4.9 इंटू 10⁻⁹ करिए, सॉल्व करिए। तो कितना आ जाएगा आपका, 2 इंटू 10⁻20 जूल सेकंड आएगा पर सेकंड में। नहीं, जूल तो कैंसिल हो जा रहा है ना, सेकंड में आया, पर सेकंड में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जूल सेकंड था और नीचे जूल में आया था। ठीक है, तो ये जूल जूल कट गया, तो वही आता है जो ये हो गया। ठीक है, अब देखा जाए इसमें इसी तरह का क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है, समझ रहे हैं ना। हम्म, हमेशा इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इसमें देखा जाए हम क्वेश्चन जो होता है इसी तरह से आता रहता है। तो हम लोग ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर भाई फिर आगे टॉपिक हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे। इसके ठीक है बाद सर। टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये चैप्टर बहुत बड़े में आता है। ठीक है, हाँ तो छोटा चैप्टर नहीं होता है, आप जानते हैं, बड़ा चैप्टर होता है। तो आपको उसको लगाना है। एक क्वेश्चन ऊपर द ये क्वेश्चन 2022 में आया था, विविध, पिछले बार भी लगवाए थे, विविध भारती भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, AIR लिख दे रहे हैं, दिल्ली, ऐसे ही बोलते हैं। तो उनके लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, क्या दिया है उससे मतलब है। ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी बताते हैं ना वो लोग, फ्रीक्वेंसी कितनी फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं, यस सर। हाँ। जब स्टार्ट करते हैं आप। तो ये मतलब कि कह सकते हैं 13,138, यही है, ये फिक्स है। आप जानते हैं किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज होता है के हर्ट्ज। तो कैलकुलेट कैलकुलेट द वेवलेंथ wavelength of electromagnetic EMW radiation। अभी हमने पढ़ा था ना, यस सर। हाँ। रेडिएशन emitted by transmission, transmitter, which part of the electromagnetic spectrum does it belong, कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बिलोंग करेगा। इसमें कुछ है नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसमें देखा जाए जो जो दिया है वो आप कर लीजिए। हमें क्या निकालना है, लेमडा निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। हाँ। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था लेमडा इक्वल टू C/V पढ़े थे, न्यू पढ़े थे, न्यू। C/न्यू। ठीक है, तो न्यू हमें दिया है, देखिए न्यू दिया है कितना, 1368। अब यहाँ किलो हर्ट्ज दिया है, तो हमें क्या बनाना होगा, उसे हर्ट्ज में बनाना होगा। तो 368 इंटू क्या कर लेंगे, 10⁻³ कर लेंगे। नहीं तो ये हर्ट्ज में आ जाएगा या पर सेकंड में आ जाएगा, नहीं यही हाँ। हमें चाहिए।
अब देखा जाए, हमें सब कुछ पता है यहाँ पे। देखिए सी पता है, 3 × 10 पे 8 मीटर पर सेकंड होता है। हम्म। और नीचे देखा जाए, 1368 × 10 थ्री। पे 3 पर सेकंड दिया ना ये। और ये पर बस सेकंड नीचे है तो ये सेकंड सेकंड से कट जाएगा और मीटर में आएगा आंसर। तो काटिए। अब कट करेंगे इसको अगर, ठीक है, तो ये तो कट गया इधर, 5 हो गया। तो ये काट होकर लीजिए, ठीक है, यानी कि 3 × 10 पे 5/1368। तो ये कट करेंगे तो ये आएगा एग्जैक्ट इतना ही था, टू वन इतना नाइन है ना। मीटर। हाँ, टू वन हाँ, टू नाइन वन नाइन पॉइंट थ्री ये जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो आप 2022 का क्वेश्चन देखेंगे तो हमने बताया था उसमें 2191 भी दिया आंसर, 2192 भी दिया है। ठीक है, तो ठीक है टू सर। वन नाइन रहेगा और 219 भी दिया है, तो 21.9 टू मीटर दो में। सौ उन्नीस पॉइंट थ्री ये थ्री। याद रखिए या मतलब लगा लीजिए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप और करिएगा भाई, अभी तक रहने देते हैं यहाँ। इसके बाद हम हेडिंग डाल देते हैं, इसके बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे इसमें। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक अभी तक थोड़ा और ज्यादा समझने वाला है। और सारा क्वेश्चन लगभग इस चैप्टर से हमारे केमिस्ट्री में इधर से ही आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से अगर देखा जाए फिजिक्स में क्वेश्चन आता है 100%। तो अभी ये टॉपिक, ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर में गिना जाता है। ठीक है, तो इसमें जितना पढ़िए कम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। चलिए, जो इतना रहने देते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो इतना रहेगा अभी के लिए, फिर आगे करेंगे, ठीक।